हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबको स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा अपकमिंग जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो ड्यूटेरिया वॉल्यूम वन का सेट प्रैक्टिस है, जिसमें 15 सेट हैं, जिसमें हम अभी तक 5 सेट देख चुके हैं और आज हम छठा सेट देखेंगे। और उसको जो भी हम देख रहे हैं सेट, उसको फुल डिस्कशन में देख रहे हैं। तो आप लोग को हम यही सलाह देंगे कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और ये फ़ायदेमंद सिर्फ बिहार दरोगा के लिए नहीं, बिहार पुलिस के लिए भी है, जो 14 मई 2023 को 14 मई 2023 को होने वाला है एक्साइज कांस्टेबल का। और इससे अगर आगे बात करें तो जो बिहार में सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा टीचर के लिए बीपीएससी द्वारा, उसमें भी आपको 50 को जीके देखने को मिलेगा। तो वो लोग भी देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोलता है कि सिमुक, जो सिमुक था, किस वंश का स्थापना किया था? तो इन्होंने सातवाहन वंश का स्थापना किया था। सातवाहन वंश मुख्य रूप से दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली मौर्योत्तर काल के बाद बन उभरा था। मौर्य काल के बाद बन उभरा था। इसको मौर्योत्तरकालीन वंश इसको बोलते हैं। एक प्रश्न भी आता है कि मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन था? तो सातवाहन था, जिसका संस्थापक सिमुक था। और सिमुक ने ही जो कन वंश था, इससे पहले कन वंश था, कन वंश के अंतिम शासक सुशर्मा का हत्या करके इन्होंने इस वंश की स्थापना किया था। आइए आगे देखते हैं। आगे है उदय निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित सही है? तो इसको निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कहता है कौन सा गलत है, सही सुमेलित नहीं है। तो उदयगिरी, ये भी आपका गलत है। उदयगिरी गुफा है जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। मंदसौर, ये मालवा नरेश के शासक था यशोवर्मन, उससे संबंधित है। ऐहोल अभिलेख बहुत चर्चित है, ये भी आपका गलत है। ये आपका ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी हैं जो गलत है। तो आंसर डी हो जाएगा। इत सिंह भारत की यात्रा कब की थी? तो इत सिंह आपको मुख्य रूप से भारत की यात्रा 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की थी, 7वीं शताब्दी में की थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इत सिंह चीनी यात्री था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भी वर्णन इन्होंने किया है। आगे देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। तंजौर का राजराजेश मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का राजराजेश मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर भी इसको कहते हैं तंजौर का। तो राजराजेश का मंदिर आपका राजराज प्रथम ने बनवाया था। राजराज प्रथम जो चोल वंश का शासक था। चोल वंश दक्षिण भारत में एक बहुत शक्तिशाली प्रचलित थी। इनका नौसेना शक्ति बहुत मजबूत थी और इन्हें प्रथम स्थानीय स्वशासन का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि स्थानीय शासन का उद्भव यहीं से हुआ है, चोल वंश से ही। निम्नलिखित में से कौन सा अद्वैत वेदांत के अनुसार अद्वैतवाद के से प्रतिपादक शंकराचार्य को कहा जाता है? तो यहाँ कह रहा है कि अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है? तो मुख्य रूप से ज्ञान को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बताया कि ज्ञान के द्वारा ही हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में कौन शामिल नहीं थे? तो बेताल भट्ट भी थे, धन्वंतरी भी था आपका, इसमें कालिदास भी थे। पतंजलि जो है ये नहीं थे। पतंजलि मुख्य रूप से पुष्यमित शुंग के शासनकाल में शुंग वंश से संबंधित था। इनके द्वारा ही पुष्यमित शुंग ने जब मीनांडर हिंद ईरानी शासक विजय प्राप्त किया था, तो ये इन्हें आपको अश्वमेध करवाए थे, जो पतंजलि के द्वारा करवाया गया था। किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में द्वितीय अधिवेशन, पहला तो आपको बांकीपुर पटना में हुआ था, द्वितीय अधिवेशन गया में हुआ था 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। तो यहाँ कहता है कि उस समय वायसराय कौन था? तो आपका जो यहाँ पे लॉर्ड रीडिंग को देख रहे हैं आप, इनकी शासनकाल 1921 से 26 तक था। 1921 से 26 तक था। इन्हीं के शासनकाल में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल 21 में खत्म हो गया था। 21 के बाद लॉर्ड रीडिंग आ गए थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिन्होंने बंगाल जो विभाजन हुआ था उसके बाद दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इनके शासनकाल 1911-12। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि फकीर एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ उसके जो आपका नेतृत्व करता थे उसके बारे में दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फकीर विद्रोह मजनून शाह एवं चिराग अली इसका नेतृत्व करता थे। भील विद्रोह 1825 से 31 में सेवाराम। चुआर विद्रोह दुअर्जन सिंह। चेरो विद्रोह भूषण सिंह। तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से फकीर विद्रोह की बात करें तो वेस्ट बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था फकीर विद्रोह। भील विद्रोह की बात करें तो महाराष्ट्र में हुई थी, ये आपका राजस्थान में भी देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही है? तो रैयतवाड़ी के व्यवस्था में कौन सा सही है? तो इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्से में पेश किया गया, सही है ये वाला।
आगे ऑप्शन देख लेते हैं। यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, सही है ये भी। इस व्यवस्था में किसानों को सीधा लगा लिया जाता था, ये भी सही आपका है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बनाया गया था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में इससे पहले क्या था कि जो अस्थायी बंदोबस्त दिया था उसमें कहा गया था कि जमींदारों से किसान से ज़मीन छीन कर जमींदार के हाथ में सौंप दिया गया था। और उसके बाद जब ये रैयतवाड़ी आया तो सर्वप्रथम आपको मद्रास के जो रैयतवाड़ी था, सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल जिला में इसको लागू किया गया था, बारामहल जिला में। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लागू किया, तो मद्रास के बारामहल जिला में सर्वप्रथम इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लॉर्ड माउंटबेटन के भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? तो आपको पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के विभाजन के संबंधित योजना थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन को आपको मुख्य रूप से 1947 में नियुक्त किया गया था। 3 जून 1947 को घोषणा की थी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1943 से मुख्य रूप से किस लिए उपवास किए थे 1943 में? तो 1943 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध किए थे। ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कार्यक्रम के कौन सा कार्य शामिल नहीं था? तो असहयोग आंदोलन कार्यक्रम में सरकारी कामकाज का बहिष्कार करना शामिल था, सरकार को पुरस्कार लौटाना ये भी शामिल था, फिर कहता है सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना ये भी शामिल था, संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना ये नहीं था, ये आपका नहीं था। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, 12 का डी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो सबसे पहले आप कहते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? तो 108 के तहत बुलाता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन अध्यक्षता करता है उसका? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब आइए हम देखते हैं कि किस विधेयक में बुलाया जा सकता है संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक और आपका वित्तीय विधेयक 2 में बुला सकते हैं। तो 1 और 3 ऑप्शन ए हो जाजाएगा। संविधान संशोधन विधेयक में आप नहीं बुला सकते हैं। अच्छा, इसका अनुच्छेद की बात करें तो धन विधेयक की चर्चा 110 में मिलता है। संविधान 368 संविधान संशोधन, वित्तीय 117 अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न कहता है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो सभापति तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे उस टाइम, और उपसभापति आपका जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा जो मूल संविधान था जब बनकर तैयार हुआ था, तो राज्यसभा में सदस्यों की कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था? तो उस टाइम कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं था। बाद में इसको नियम द्वारा या एक्ट द्वारा बना करके इसको 6 वर्ष किया गया। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। आपका 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध किया गया है? तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत अभी वर्तमान में गोवा में लागू है। इसमें मुख्य रूप से आपको नीति निर्देशक तत्व है जो आपका जो आयरलैंड से लिया गया है। इसमें अनुच्छेद 44 बोलता है कि कौन सिविल संहिता, तो समान नागरिक संहिता, और पूछा कि कहाँ भी लागू है? तो भारत के गोवा राज्य में लागू है समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है? तो कैबिनेट का भी उल्लेख मिलता है आपको, जिसको मंत्री परिषद मंत्रिमंडल भी कहते हैं। वित्त आयोग का 280 में मिलता है। तो 280 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद 263 अनुच्छेद में मिलता है। इसका क्षेत्रीय परिषद का जिक्र नहीं मिलता है। तो आंसर क्षेत्रीय परिषद हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें मुख्य रूप से आपका इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार भी होता है, निरीक्षक अधिकारी भी होता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी होता है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में किस, नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आपको पहले ये पता करिए कि कहाँ कहाँ है। तो मुख्य रूप से उत्तर भारत में 2 लीजिएगा, यूपी और
बिहार है। दक्षिण भारत में आप ले लीजिए महाराष्ट्र, एक मिनट, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो देखिए यहाँ 6 राज्य में है और अब कहता है कि इनमें से किस में नहीं है, तो महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, और तमिलनाडु में आपका नहीं है, तो आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये भी प्रश्न आपको आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किस द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय अनुच्छेद 243 के तहत ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, राज्य सरकार की होती है। और क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? तो भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है इसका, तो यहाँ राज्य सरकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपको मुख्य रूप से राष्ट्रपति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन के 8वें सूची में भाषा से संबंधित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा नहीं है। तो इसमें 21वां, 71वां, 52वां है, आपको 36वां नहीं है, 36वां संविधान 1975 नहीं है, 36वां संविधान 1975 सिक्किम राज्य को भारत का 22वां राज्य इसके तहत बनाया गया था। तो 36वां 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था, तो याद रख सकते 36वां 1975 द्वारा। और गोवा 56 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो एशियाई जंगली गधा आपको कच्छ के रण में, गुजरात में पाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय कहाँ है? आपको जिनेवा में पड़ता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में पड़ता है आपका। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके का, तो ये सब आप मुख्यालय याद रखिएगा। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है या जो भी संस्था है उसका मुख्यालय याद रखिएगा। किस वायु में सबसे कम तापांतर होता है? तो सबसे कम तापांतर आपका सदाबहार वायु में होता है, सदाबहार वर्षा वन वायु में होता है। आइए नेक्स्ट है, किस शहर को निरंतर बहने वाली झरनों का शहर कहा जाता है? तो निरंतर बहने वाली झरनों का शहर कहा जाता है आपका क्वीटो को। क्वीटो। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो गोल्फ की गेंद का वजन 45.94 ग्राम होता है। 45.94 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वाचस्पति पुरस्कार आपको मुख्य रूप से संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता है और इसे बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित किस व्यक्ति को गुरुजी के नाम से जानते हैं? गुरुजी के नाम से तो MS गोवालकर को जानते हैं, और राजा के नाम से जानते हैं चक्रवर्ती राजगोपालचारी को, राजा जी के नाम से। एक राजा जी नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है, आप याद रखिएगा। मदन मोहन मालवीय को जानते हैं महामना के नाम से। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाम से जानते हैं, इनको तो कोई अभी उपनाम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, या होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि लीम और नूरालीम किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? लीम और नूरालीम तो ये मुख्य रूप से नागालैंड में इस तरह के मनाए जाते हैं। तो जितना भी पूर्वोत्तर राज्य है उसका आप लोक नृत्य और जो भी पहाड़ियाँ हैं वो सब याद रखिएगा। मेघालय में है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, वो भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान आपको जमशेदपुर में पड़ता है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जो झारखंड में है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की IDBI की स्थापना कब हुई थी? तो IDBI की स्थापना 1964 में किया गया था, 1964 में, ऑप्शन सी। मेघालय के नए राज्यपाल, देखिए राज्यपाल से बिहार होगा। PT एग्जाम में प्रश्न पूछता है, 1 से 2 प्रश्न पूछता है, कहीं मैच करने के लिए दे देगा तो कहीं आपको स्पेशली पूछ लेगा राज्य से। तो मेघालय राज्य के राज्यपाल कौन बनेंगे? पी चौहान इनको नाम है। लक्ष्मणाचार्य यहाँ देख रहे हैं जो सिक्किम का है, लक्ष्मणाचार्य। CP राधाकृष्णन आपको झारखंड के हो जाएंगे। आगे कहता है कि शैली ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो शैली ऐप को केरल सरकार ने लॉन्च किया है मुख्य रूप से। इस उद्देश्य से लोगों को जीवन शैली को सुधारना है। दस्तलिक 4th युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दस्तलिक उत्तराखंड में
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होती है, भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम आपका था वाटर विजन एट डायरेक्ट 2047 तक इसका थीम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से संबंधित है? श्री अमित का संबंध बॉक्सिंग से है। टोटल 25 खिलाड़ियों को आपको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया मिलता है, 15 लाख। ये भी आपको पूछेगा कि अर्जुन पुरस्कार में कितना पुरस्कार राशि मिलता है, तो 15 लाख, और 25 खिलाड़ी को 2022 में दिया गया था। राजा राम मोहन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राजा राम मोहन पुरस्कार 2023 बीके प्रसाद को दिया गया है। इस प्रकार के जितने भी पुरस्कार हैं आपको हम बनाए करंट का PDF मेरे पास है, अगर किन्हीं को चाहिए तो आपको जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक हम PDF तैयार कर लिए हैं। अगर किन्हीं को चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे। आप सिर्फ हमें बता दीजिएगा कि किस माध्यम से आपको हम भेजें, तो आप लोग निरंतर ऐसे पढ़ते रहिए। और ये सब उसमें क्वेश्चन दिए हैं इस तरह का जितना भी है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बनी? सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बनी? तो ये आपका अनाहत सिंह बना। अनाहत सिंह ये स्पेस खेल से संबंधित है, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली यूपी में रखा गया है रानी रामपाल के नाम से। और रानी रामपाल मुख्य रूप से हॉकी महिला का हॉकी से संबंधित है रानी रामपाल, और ये कप्तान भी रही है। वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चयन किया गया है? तो एबल पुरस्कार हेतु लुइस कैफेरेली को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये भारत के PM है जो नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया है? घोड़े यात्रा त्यौहार को कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था? तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसका विषय था। NBD जिसको आप कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, कि नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो नए सदस्य के रूप में मुख्य रूप से मिस्र को, इजिप्ट को शामिल किया गया है। हाल ही में किस संसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है? तो ये आपको राहुल गांधी को किया गया है। हाल ही में जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सूरज कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कि डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, किन देशों के बीच है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता? एलिना रिबाकिना जीती है। सॉरी दोस्त, एलिना सबलेंकेना जीती है। एरिना सबलेंका। हाल ही में किस राज्य में 19 नए जिले का ऐलान किया गया है? तो ये मुख्य रूप से राजस्थान में इसका ऐलान किया गया है, 19 नए जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान चौथा है, पहला USA का है, अमेरिका का, और चौथा भारत का। बावन नंबर क्वेश्चन है कि एक देश एक उर्वरक योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो ये मुख्य रूप से आपका प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो एक उर्वरक योजना को लॉन्च किए हैं। तो नरेंद्र मोदी इसका आंसर हो जाएगा। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखा है? तो ये 2030 तक रखा है। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 से अमर सिंह को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में सहायता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोला टिनुबा कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं?
तो बोला टिनुबा नाइजीरिया के राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल की गई है? तो टोटल 6 सर्वशक्तिशाली महिलाओं को शामिल की गई है, जिसमें से आप याद रख सकते हैं कि निर्मला सीतारमन, रोशनी नाडर, किरण मजूमदार, फागुनी नायर, माधव पुरीबुच तथा सोमा मंडल शामिल है, जो पूर्व में सेल का अध्यक्ष सोमा मंडल है और वर्तमान में आप सेबी का सचिव है माधवी पुरीबुच। हाल ही में वाईके अलग का निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? वाईके अलग का निधन किस क्षेत्र से संबंधित है? ये मुख्य रूप से अर्थशास्त्री हैं। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? तो एक प्रभावी कोरियोलिस बल पृथ्वी का घूर्णन से होता है, पृथ्वी का घूर्णन से होता है। सर्गेश्वर सागर कहाँ स्थित है? सर्गेश्वर सागर वहाँ पे घास जमा हुआ है और वहाँ प्लैंकटन नामक घास पैदा हुआ है, उसको खाने के लिए मछली आती है और इसलिए वहाँ मछली पाने के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये आप मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी? तो सबसे विश्व का ऊंचा किलिमंजारो जो है आपका सबसे ऊंचा यहाँ पे किलिमंजारो नहीं होगा, हाइट के हिसाब से सबसे ऊंचा आपका जो कोटोपैक्सी है, जो इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी है जो सबसे ऊंचाई पे स्थित है। किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? तो आपको उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है। निम्नलिखित कौन सी श्रृंखला भारत केवल एक ही राज्यों में है? तो आपका अजंता है जो केवल महाराष्ट्र में है। एक अरावली है जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसका सबसे ऊंची जो आपका गुरु शिखर है। निम्नलिखित कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? नदी नहीं है सहायक नदी, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिबांग भी है, लोहित भी है, कामेंग भी है और सोरनसिरी भी है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नदी का उद्गम स्थल जो हरिके बैराज है आपका, जो सतलज नदी और ब्यास नदी के तट पर स्थित है। सतलज और ब्यास नदी के तट पर हरिके बैराज बनाया गया, वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और मुख्य रूप से जो राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ पानी की किल्लत है, वहाँ के लिए बनाया गया था इंदिरा गांधी नहर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार हुआ है? तो सबसे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हुआ है, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद आपको लेटराइट मिट्टी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्जेलिक एसिड, तो आपको पता है कि टमाटर में ऑक्जेलिक पाया जाता है, खट्टा दूध में आपको पाया जाता है लैक्टिक, इमली में टाइटेरिका, चींटी में फॉर्मिक में पाया जाता है। तो टमाटर में आप याद रख सकते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल। लुई पास्चर किस स्रोत के लिए जाना जाता है? लुई पास्चर को, जिन्होंने पोलियो के टीका का खोज किया था, इसलिए इनको जाना जाता है। रेबीज के टीका एडवर्ड जेनर खोजा था, रेबीज की टीका एडवर्ड जेनर खोजा गया था। पौधों में ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? अंतिम स्रोत पौधों में जो ऊर्जा मिलता है, तो अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है अंतिम स्रोत। अगर यही पूछता कि अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ग्लूकोज आंसर यहाँ हो जाता, अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता। मैं यहाँ अंतिम स्रोत पूछा है कि अंतिम स्रोत क्या पौधा में ऊर्जा के लिए, तो सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधों में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद रहता है? तो विशिष्ट ऊतक मौजूद रहता है। मॉर्सिलिया का नाम सुने होंगे, इसी में मौजूद होता है। चेचक या स्मॉल पॉक्स, जिसको आप लोग को बोलचाल भाषा में बोलते हैं कि मतलब निकसारी या क्या उसको बोला जाता है। तो चेचक का जो होता है किस बात से कारण होता है? चेचक, तो चेचक वेरिसेला के कारण होता है, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। और चेचक के टीके को एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था, अभी ऊपर बता दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये मुख्य रूप से आपका जो फ्लोपियन ट्यूब होता है, अंडवाहिनी होता है, उसके द्वारा अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अस्थि कोशिका एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होता है, जो निम्न से किसका बना होता है? तो जो हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होता है अस्थि कोशिका, वो मुख्य रूप से आपका कैल्शियम एवं पोटेशियम से बना होता है।
कैल्शियम और फास्फोरस बना होता है। इनमें कौन सा अंग मनुष्य उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है आपका गुर्दा भी है, मूत्रवाहिनी भी है, मूत्रमार्ग भी है। गर्भाशय आपका उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी महाधमनी को कहा जाता है सबसे बड़ी धमनी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है? तो इसको आप कह सकते हैं मुख्य रूप से यूजेनिक्स में मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करने के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है? कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो ये मुख्य रूप से प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न की क्या समानता है? मतलब कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन और आर्सेनिक की क्या समानता है? तो ये सभी हैं जो गैर धातु हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? मतलब ये होता है अपघटन, तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? तो आपका घोल का रंग यहाँ रंगहीन हो जाएगा, कोई रंग नहीं देगा। फिनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर यह रंगहीन हो जाएगा, कोई रंग नहीं उत्सर्जित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको मीथेन में मिलता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? सोने का जो होता है उसको हल्का जो होता है उसको कठोर बनाने के लिए, क्योंकि सोना को अगर डायरेक्ट उस पर प्रहार करता है कोई ज्वेलरी से बनाता है तो नहीं बन पाएगा, उसमें सोना में तांबा मिलाना ही पड़ेगा, तो उसको कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? कौन सी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो ये मुख्य रूप से जिंक, इसको जस्ता बोलते हैं, यही बना सकती है। अगला है कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें एलम का प्रयोग किया जाता है, जो एलम होता है, या इसको आप फिटकिरी बोल सकते हैं, इसी को जल शोधन में प्रयोग किया जाता है। इसका अन्य भी प्रयोग होता है, जैसे कि रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, कागज एवं चमड़ा उद्योग तथा जल के शोधन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है? तो रासायनिक संयोजन पर आधारित है डाल्टन का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो इसमें कहता है कि कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता है, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होता है, सही है। क्रोड में अंतःपरम चुंबकशीलता होता है, सही है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? उससे कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रास्थ भाग का क्षेत्रफल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो और किसका एक ही मान है? मतलब पूछ रहा है कि जी का जो मान है उसी के बराबर किसका मान होता है? तो उसी का बराबर आपको त्वरण होता है, उस सेम होता है दोनों का। आगे है प्रश्न, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए आपको मुख्य रूप से एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर को विद्युत धारा से मापते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता मापते हैं। स्पीडोमीटर से पहिए की स्पीड मापते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरी हुई पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? यानी कि अगर वायु नहीं, जहाँ एकदम नगण्य है वहाँ समझिए कि एक मतलब निर्वात है, और वहाँ पे कोई मुक्त रूप से गिर रहा है कोई पिंड, तो उसका स्थितिज और गतिज ऊर्जा क्या योग हो जाएगा? तो उसका योग दोनों का स्थिर रहेगा, बराबर रहेगा, एक समान बना रहेगा, स्थिर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब अलग होता है तो अपकेंद्री बल के कारण होता है।
अपकेंद्रीकरण इसको कहते हैं, अपकेंद्रीकरण, क्योंकि अपकेंद्रीकरण अलग होता है इसलिए अपकेंद्रीकरण कहते हैं। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? तो भारतीय बैंक है उसका सबसे ज़्यादा शाखा यूके में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसको तो अवमूल्यन कहेंगे, अवमूल्यन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह शून्य हो सकता है, सीमांत उत्पादकता सही है, यह ऋणात्मक हो सकता है, सही है। तो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य त्रिविक्रम एवं समावेशन विकास था? त्रिविक्रम एवं समावेशन विकास था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का ये आपका लक्ष्य था। इसके बाद आपको 5 मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट आप लोग जरूर कीजिए दोस्त, जो भी आपका आता है इसको कमेंट जरूर कीजिए। ना कोई कमेंट करते हैं ना अच्छा से लाइक करते हैं, देखते हैं उतना लोग लाइक करेंगे तो मतलब आदमी मोटिवेट रहता है वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नए लोग हैं तो, और कमेंट भी कीजिए कि हाँ क्या स्कोर आता है आपका। तो धीरे धीरे हम बढ़ा देते हैं, आप रोक करके इसको बना लीजिएगा। और इस प्रकार से 100 क्वेश्चन खत्म होता है। तो आपको फिर हम बता देना चाहते हैं कि मेरा चैनल पर भी जाके देखिएगा, पॉलिटी का कंप्लीट वीडियो हम उस पर अपलोड कर दिए हैं और अब उसी प्रकार से टॉपिक वाइज हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। और फिलहाल प्राचीन इतिहास का भी वीडियो बहुत सा आपको अपलोड मिल जाएगा, बस कुछ प्राचीन में बचा हुआ था, उसके बाद हम आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़, अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।